नमस्कार। स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, आप जानते हैं कि लगभग 80% से अधिक जो बीमारियां हैं हमें जो घेरती हैं वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से कहीं ना कहीं संबंधित होती है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स यानी हमारी दिनचर्या, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान। तो अगर हम अपनी दिनचर्या, अपना लाइफस्टाइल और ऋतुचर्या अगर हम ये अपने जीवन में धारण कर लें, समझ लें कि क्या दिनचर्या होनी चाहिए और ऋतुचर्या में क्या आहार और विहार होना चाहिए, अगर ये चीज़ें हम अपनी जीवन शैली में, अपने जीवन में शामिल कर लें तो संभवतः बहुत सी आने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। आज हमारा विषय भी यही है, यानी आज जिस विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं उसका शीर्षक है आयुर्वेद में दिनचर्या एवं ऋतुचर्या। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हमसे बातचीत करने के लिए जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, इस विधा के एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा जी। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर स्वाति आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश सरकार के आयुर्वेद विभाग में बतौर विशेषज्ञ आयुर्वेद विशेषज्ञ तैनात है और सेवाएं दे रहे हैं। दर्शकों के तरफ से मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये कि ये जो दिनचर्या है वास्तव में है क्या और आयुर्वेद में क्यों इतना महत्व दिया जाता है? दिनचर्या को आयुर्वेद में इसलिए महत्व दिया जाता है, पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देती हूँ। दिनचर्या है कि इसको अगर हम दो संधि करें, इसकी दिन प्लस चर्या, जैसे हम संधि करते हैं। दिन होता है डे, जो हमारा एक पूरा सारा दिन है, जो हम पूरा एक दिन बिता रहे हैं, और जो आपकी चर्या है, कैसा हम एक हैबिट, कैसी हम उसमें एक रिजीम फॉलो करते हैं, इसलिए इसका नाम हम दिनचर्या लेते हैं। अब आपने मुझसे पूछा कि इसका क्या महत्व है, आयुर्वेद में इसको क्यों इतना महत्व दिया जाता है। देखिए, अगर हम आयुर्वेद की स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा पे जाएं तो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा है दोष धातु समदोषः समअग्नि समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्म इंद्रिय अर्थानाम स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात इसका अर्थ ये है कि हम आयुर्वेद में 3 टाइप के दोष मानते हैं, वात, पित्त एवं कफ। इन दोषों को, ये दोष, धातु और मल सब हमारे अगर समावस्था में होंगे तो हम उसको हम स्वस्थ बोलेंगे, उसमें विषमता नहीं होगी। और ये तो है एक फिजिकल हेल्थ की डेफिनेशन, लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति वही है जो फिजिकली भी फिट है और मेंटली भी फिट है। तो इसलिए बोला है हमारी जो इंद्रिय, आत्मा, मन और अर्थ, ये सब जो हैं वो ये सब प्रसन्न होंगे। तो ये सब प्रसन्न तभी होंगे जब हम अपने शरीर को एक हैबिट में डालेंगे। लाइक आप ऐसे इसको समझिए कि जैसे हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, हमारी बॉडी में एक क्रोनोलॉजिकल क्लॉक चलती है, तो उसमें वात, पित्त, कफ होते हैं। लाइक अर्ली मॉर्निंग में कफ होता है, मिड में पित्त होता है, मिड डे में, शाम को वात होता है, उसके बाद फिर कफ, फिर पित्त, फिर वात, ऐसे हमारा एक क्लॉक चलती है। तो जैसे हम अपने घर में भी एक काम की आदत होती है कि मॉर्निंग में हमें ये काम करना है, उसके बाद हमें ऑफिस जाना है, इसी तरह अगर हम अपने हैबिट, एक हमारी पूरी दिनचर्या होगी, हमारे शरीर को एक आदत होगी किसी एक हैबिट्स की, तो वो एक अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे, अच्छी डाइजेशन होगी, हमारा पाचन तंत्र अच्छा होगा। इसलिए आयुर्वेद में दिनचर्या की इंपॉर्टेंस है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए। जी डॉक्टर स्वाति, आपने संपूर्णता से परिभाषित किया कि आयुर्वेद में क्यों महत्व दिया जाता है दिनचर्या का। वो एक ही मोटिव है आयुर्वेद का और वो है स्वस्थ रखना। दिनचर्या का पालन जो व्यक्ति करेगा वो संभवतः स्वस्थ रहेगा। अगर स्वस्थ है तो उसका स्वास्थ्य अक्षुण्ण रहेगा, अगर अस्वस्थ है तो उसका स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे कि दिनचर्या के बारे में, कि दिनचर्या क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जो दिनचर्या में क्या क्या क्रम होते हैं, क्या क्या दिनचर्या में किन किन चीज़ों का पालन करना चाहिए क्रमशः, वो थोड़ा सा बताएं। ठीक है।
दिनचर्या में संहिता में अगर हम देखें तो वाग्भट संहिता ने दिनचर्या का बहुत अच्छा वर्णन किया है। वाग्भट जी बोलते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठना चाहिए, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं। सबसे पहले ये हमें बचपन से सिखाया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है? जो सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का समय, उसे हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। हमें उठना क्यों चाहिए, ये भी एक आगे और क्वेश्चन अराइज हो जाता है। इसलिए उठना चाहिए क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन इतनी अच्छी होती है, इतना ज़्यादा हम उसको अगर हम लेंगे तो हमारे जो रिमोट टिश्यूज़ हैं वहाँ भी अच्छी ब्लड सप्लाई हो जाएगी और हम बहुत फ्रेश हो जाएंगे। इसलिए और ऋतु के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का वक्त बदलता है। जैसे दिन लंबे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले हम ब्रह्म मुहूर्त लेते हैं। उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त करने के बाद हमारे इसमें ये बताया है कि आप जो आपका शौच प्रक्रिया है इसको कीजिए, क्योंकि मलोत्सर्ग एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो कि होती है ना। और उसके बाद आप दंत धावन का उन्होंने बोला है कि दांत साफ कीजिए, उसमें मंजन का, दातुन का बहुत संहिताओं में वर्णन है कि आपकी नीम है, जो कषाय रसात्मक जो द्रव्य होते हैं, जो भी पेड़ होते हैं, उनकी जो दातुन है वो बहुत अच्छी बताई है। इसका परिणाम बताया है कि आप उसको 12 अंगुल मोटी होनी चाहिए, आपकी छोटी उंगली के जितनी, ऐसे ये सब चीज़ें जो है वो संहिताओं में बहुत अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया गया है। और उसका ये भी बताया है कि आपकी जो आपने कभी भी इंडेक्स फिंगर से दातुन नहीं करनी है, जो कि अब तो ये चीज़ें थोड़ा ख़त्म भी हो गई हैं क्योंकि हम सब ब्रश यूज़ कर रहे हैं। उसी वजह से शायद आजकल दंत हर्ष, जो ये आपकी टिंगलिंग सेंसेशन है दांतों की, वो सब बीमारियां बढ़ गई हैं। उसके बाद हमें जीवा निर्लेखन का बताया है। आपका कवल और गंडूश जो हम करते हैं, जैसे मुंह में बोला है कि कुल्ला कीजिए, आपका पानी उसको लेके अच्छे से, वो सब आपके दंत दाढ़िया कर जो प्रोसेसेस हैं वो दांतों को अच्छा बनाते हैं, मुख की शुद्धि करेंगे, है ना। और उसके बाद नेक्स्ट उसमें बताया नस्य का बताया है आचार्य ने। तो नस्य क्या होता है वो मैं बताना चाहूँगी कि नासा ही शीर्षो द्वारम, कि जो सिर का द्वार है वो नाक है। तो अगर आप हमें तेल डालेंगे, प्रतिमर्श नस्य का प्रयोग बताया है, तो उससे हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और डीजनरेशन नहीं होगी हमारे। तो ये सारा और जितने ऊर्ध्व जत्रुगत विकार हैं, जो आपके स्पॉन्डिलाइसिस की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब आपका इकट्ठे, मतलब ये सब इफेक्ट करते हैं उसमें जी। उसके बाद इसमें अभ्यंग का आचार्य ने बताया। अभ्यंग मतलब मसाज। अभ्यंग को हम बहुत ज़्यादा, इसमें उद्वर्तन का उल्लेख है। अभ्यंग का बहुत महत्व वाग्भट संहिता में बताया गया है। इससे वात दोषों का बहुत शमन होता है अभ्यंग से। उसमें भी आप अब देखिए कि आजकल की जीवन शैली में इतना पॉसिबल भी नहीं है कि हम पूरे शरीर की मसाज करें डेली या दिनचर्या में इसको, लेकिन उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम शायद कर सकते हैं। एक सिर में तेल, शिरोभ्यंग जिसको हम बोलते हैं, एक आपके कर्ण में तेल, कान में तेल, और तीसरा उन्होंने पादाभ्यंग बताया, पैरों में अभ्यंग करना बताया है। अब इन तीनों के अलग अलग लाभ भी बताए हैं। सिर में तेल डालने से जो आपके आजकल प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स हो रहा है, खालित्य पालित्य जिसको हम बोलते हैं, असमय बालों का पकना है, गंजापन है, एलोपेशिया है, ये सब हेयर फॉल है, ये सब चीज़ें जो हैं वो उससे काफ़ी उसमें फ़र्क पड़ता है जी। तो ये प्रक्रिया होगी। और इसके अलावा और कौन सा क्रम? कानों में तेल डालने से बाधिर्य नहीं होगा आपको, जो ऊंचा सुनाई देता है, टिनाइटिस, उच्च श्रुति है आपकी, है ना। और उसके बाद आपका पैरों में अभ्यंग करने से, आचार्य ने बताया, पैरों में अभ्यंग करने से दृष्टि प्रसादे लभते, मतलब आँखों की रोशनी बढ़ती है। ये आचार्य ने स्पेसिफिकली उसमें इंडिकेट किया है कि हमारी आँखों की रोशनी पैरों के तलवों में मसाज करने से बढ़ती है जी। उसके बाद आचार्य ने व्यायाम का महत्व हमें बताया है जी। तो व्यायाम में हमें ऐसा है कि व्यायाम की अगर हम परिभाषा ले तो व्यायाम किसे कहते हैं? शरीर आयास जननम व्यायाम कर्मम उच्यते, जिससे भी हमें थकावट लगे उसको हम व्यायाम कहते हैं। व्यायाम करने से हमारे कितना हमें व्यायाम करना चाहिए? जो हमारे शरीर की शक्ति है उससे अर्ध मात्रा में हमें व्यायाम करना चाहिए। और जब हम व्यायाम करेंगे तो हमें उसके बाद कैसा अनुभव होगा ये भी बताया है। लाघवम, लघुता, अग्नि बढ़ेगी, दोष क्षय, अग्नि वृद्धि, और सहिष्णुता आएगी आप में, दुखों को सहने की पेशेंस जिसको बोलते हैं वो व्यायाम करने से आती है, क्योंकि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है इन सब चीज़ों से जी। तो ये आचार्य ने बहुत अच्छा इसमें इंडिकेशन किया है। उसके बाद उन्होंने हमें व्यायाम के बाद कुछ आपके ये नॉर्मल प्रक्रियाएं आपको बताइए, जैसे तांबूल सेवन है, कुछ पुराने टाइम में छाता धारण वगैरह करते थे, पगड़ी लगाते थे, वो सब। तो कुल मिलाकर ये जो क्रम आपका कहने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो दिनचर्या के जो क्रम है, हाँ जी, आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर एक्सरसाइज तक, हाँ ये सारे जो क्रम हैं उनके कोई ना कोई लाभ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना कहा गया है आयुर्वेद में, लेकिन उसका कारण है। हाँ क्यों कारण है? क्योंकि सुबह सुबह जो है जितना जल्दी आप उठेंगे तो
तो आपको स्वच्छ हवा मिलेगी। हाँ जी। सुबह अदरवाइज उसके बाद दिन में फिर प्रदूषित हवा मिलनी शुरू हो जाती है। ऑक्सीजन जो प्राणवायु है आपको सुबह साफ़ सुथरी मिलेगी, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, आप स्फूर्तिदायक रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे। उसी तरह से दूसरे क्रम जो आपने बताया वो एक्सरसाइज तक जो है, एक्सरसाइज के भी अपने फ़ायदे हैं, जिसको विहार आपने नाम दिया। ये तो हो गया क्रम डॉक्टर साहब। अब जैसे आपने कहा कि आहार और विहार इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, तो आप थोड़ा सा आहार के बारे में भी बताएं कि आहार की प्रक्रिया थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें जो है आहार में लेना चाहिए और क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या अंतराल होने चाहिए, और फिर वो आयुर्वेद में जो बार बार संतुलित आहार की बात की जाती है उसके बारे में भी बताएं। ठीक है। आहार, हमारे आयुर्वेद में आहार को अगर हम काश्यप संहिता देखेंगे तो उसमें महाभैषज्य का नाम दिया है। भैषज्य हम कहते हैं औषधि को, तो आहार को औषधि कहा गया है। अब हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए? संहिता, चरक संहिता में ये वर्णन है कि आहार षड रसात्मक युक्त होना चाहिए। षड रसात्मक का अर्थ है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। ये 6 के 6 रस उसमें होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अगर आज परांठा खा रहे हैं, अब हम पूरा साल परांठा ही खाते रहें। अगर हम आज एक कुछ भी ऐसी चीज़ ले रहे हैं कि हम एक जैसी डाइट नहीं, हमें संतुलित आहार लेना है, षड रसात्मक युक्त आहार लेना है। उसमें आपका आहार जो है वो सात्विक होना चाहिए। घर में बना हुआ खाना हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो सात्विक होता है और साथ में होना चाहिए। हो सकता है कि हर चीज़ का देश काल का बहुत इफ़ेक्ट है हमारे इसमें। अब अगर शिमला में हमें कोई चीज़ साथ में है तो ज़रूरी नहीं है वो साउथ में भी साथ में हो, है ना। वहाँ चावल साथ में है तो हो सकता है या रोटी साथ में हो, राजस्थान में कुछ और साथ में हो। तो देश काल का हमारे शरीर पे बहुत इफ़ेक्ट होता है। तो उस टाइप से, और सेवन इसकी जो विधि है जी, उसमें मात्रा बल अपेक्षणी आहार जो है वो आपका मात्रा के बल की अपेक्षा करता है। हो सकता है कि या वात पित्त कफ पे भी हम इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं वातज प्रकृति की हूँ तो मेरी जो अग्नि है वो मंद होगी। मेरा आहार उतना जल्दी मेरा डाइजेस्ट, उसमें विषम अग्नि होती है। और जो पित्तज प्रकृति उनकी तीक्ष्ण अग्नि होगी, और जो कफज प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनकी मंदाग्नि होती है। तो ये अग्नि के बेसिस पे भी हमारे आहार जो है वो पचता है बॉडी में। और आहार जो आप विधि पूछ रहे हैं तो उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आपका अध्यशन है, विषमशन है, या जो आपका पहले का खाना आपका नहीं पचा है, अभी आप ऑलरेडी कॉन्स्टिपेटेड हैं, या आपका अच्छे से आपने आहार, अभी आपका पूरा पाचन क्रिया आपकी अच्छी नहीं है और हम फिर आहार ले रहे हैं, और या फिर हम विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं। विरुद्ध आहार की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि जैसे बोला जाता है कि दूध के साथ मूली का सेवन ना कीजिए, आपको स्किन डिजीज़ होंगी। आप मछली वगैरह जैसे जो नॉन वेज खाते हैं वो ना लीजिए। बिल्कुल, आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का बहुत ज़्यादा वर्णन बताया है, तो वो भी आहार में बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक हमारे को ये भी बताया है कि जैसे ये सब चीज़ें तो हम लेते हैं, हम आहार भी ले रहे हैं, लेकिन आप आहार एक अवेयरनेस के साथ खाइए। जो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग है खाने के साथ वो होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आहार को अष्टाहार विशेष विधि आयतन आयुर्वेद में बताया है। प्रकृति की आहार गुरु है, लघु है। फिर अब आपको पता है कि दही हम गर्म नहीं करते हैं जब हम खाते हैं ना, तो क्योंकि उसका करण संयोग जो उसका बनता है आगे जाके, आपका मधु है, मधु जो है वो अगर आपका वो उसमें मारक उसमें लिया है, विष उसमें लिया है कि अगर आपने उसको गर्म कर दिया तो वो मारक हो जाता है, शहद जो है हमारा ना। तो ये सब चीज़ें हमें आहार में ये बताती हैं कि हमें सात्विक, षड्रसात्मक युक्त और घर का बना हुआ अच्छा सादा खाना खाना चाहिए। तो आयुर्वेद में ये जो आहार के जो कुछ नियम बताए गए उनको फॉलो अगर किया जाए तो आदमी जो है स्वस्थ रहेगा और रोगग्रस्त नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, इन बिटवीन आपने प्रकृति की बात की कि खान पान जो है एक तो ऋतु के हिसाब से होना चाहिए और परिवेश के हिसाब से भी होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि जो खान पान हमारा शिमला या हिमाचल में है वही उपयुक्त नहीं है कि साउथ में भी वो परिवेश के हिसाब से भी हो। और प्रकृति की बात आपने कही कि प्रकृति के अनुसार। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा प्रकृति के बारे में भी अगर संभव हो तो हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कैसे पता चले आम इंसान को कि उसकी प्रकृति क्या है और उसके लिए कौन सा खाद्य पदार्थ जो है वो उचित है। देखिए, हमारे वात पित्त कफ 3 टाइप के हमारे दोष होते हैं। 3 टाइप की हम इसमें प्रकृति लेते हैं। द्वंद्वज भी होती है, सन्निपातज भी होती है ना। तो इसमें हम अगर वातज जो इसके लक्षण बताए हैं कि वातज प्रकृति का इंसान कैसा होगा, है ना, पतला होगा। जो वात के गुण होते हैं, जो भी हमारे वायु के गुण हैं, वही सेम गुण जो है वो उसमें होंगे। वायु के हमारे गुण बताए हैं आचार्य वाग्भट ने, तत्र रुक्षो लघु स्निग्धो सूक्ष्मचल अनिलः। इसी टाइप से रुक्षता होगी बॉडी में, खरता होगी, परुषता होगी, है ना। जो ये सारे पतला होगा, थोड़ा सा ज़्यादा लीन एंड थिन होगा, लंबा होगा, ये सब वात प्रकृति के लक्षण है। अग्नि उसकी विषम होगी।
और जो आपकी और प्रकृति हमेशा एट द टाइम ऑफ बर्थ डिसाइड होती है। जब शुक्र शोणित संयोग होता है उस टाइम हमारी प्रकृति का डिसाइड होता है कि इसकी बात है। हो सकता है आप कफ हो सकता है मैं पित्त हूँ, मुझे गुस्सा ज़्यादा आता हो, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड हो। तो ये सारे प्रकृति के कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम लेते हैं। और पित्त प्रकृति में क्या होता है, तीक्ष्ण अग्नि होगी, अच्छा उसका पाचन सिस्टम होगा, खाना पीना अच्छा होगा। और पित्त के लक्षण होते हैं पित्तम संस्नेह तीक्ष्णुक्ष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, ये उसके पित्त के गुण बताए हैं, उसी टाइप की उसकी प्रकृति होगी। और कफ में हम लेते हैं कफज व्यक्ति, जो अगर आपके पास कोई होगा थोड़ा सा स्थिर होगा, गुरु होगा, थोड़ा धीरे धीरे चलने वाला, थोड़ा इस टाइप के जो लक्षण होंगे, जो भी गुरु स्निग्ध मंद लक्षण मृत्सन स्थिर कफ, ये सारे कफ के लक्षण बताएं, वो सारे हमें उसमें देखने में मिलेंगे। इस प्रकार हम तो कुल मिलाकर वैसे आपने मोटे मोटे तौर पे जो है वो दर्शकों को बताया कि प्रकृति जो है वो प्रकृति कितने प्रकार की होती है और उनके क्या क्या गुण होते हैं, वो संभव तो वो हमारे दर्शकों को आपने बताया। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा दर्शकों से ये निवेदन है कि अगर कोई प्रकृति के बारे में थोड़ा ज़्यादा जाने, या आहार विहार या क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या खान पान में क्या लेना चाहिए, किस ऋतु में क्या लेना चाहिए, तो किसी भी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ की सलाह ली जा सकती है अपने नज़दीक कहीं भी जाके विशेषज्ञों से। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई दिनचर्या की, और दिनचर्या में जैसे आपने क्रमवार बताया, आहार और विहार बताया, दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है, आहार भी क्यों इंपॉर्टेंट है और विहार भी क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके क्रम क्या है वो भी बताया। अब जरा ऋतुचर्या की बात कर लें। ये ऋतुचर्या भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं जब भी आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के साथ स्टूडियो में बैठता हूँ तो ऋतुचर्या की बात जरूर होती है। और एक्सपर्ट्स, आप आयुर्वेदिक विशेषज्ञ जो है ये कहते हैं कि ऋतुचर्या के हिसाब से ही आहार विहार अगर हो, दिनचर्या हो, तो आप संभव तो स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आने वाली जो ऋतु हो, उस ऋतु में क्या क्या संभावित बीमारियां हो सकती हैं, उससे बचने के उपाय, प्रिकॉशनरी मेजर आप पहले ले सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ऋतुचर्या में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, और आयुर्वेद में ऋतुचर्या का इतना महत्व क्यों है? ऋतुचर्या का, जैसे मैंने आपको दिनचर्या का अर्थ बताया, पहले मैं आपको ऋतुचर्या का अर्थ बताऊंगी। ऋतुचर्या भी 2 वर्ड्स हैं आपके, ऋतु और चर्या, कि आपके हमारे इसमें 6 ऋतुएं बताई हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और एक मंथ में 2 मंथ से एक ऋतु आपकी बनती है ना, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अब इसमें आप कैसा रिजीम फॉलो करते हैं, कैसा पथ्य लेते हैं, कैसी आप हैबिट्स बनाते हैं, वही आप उसको हम बोलेंगे ऋतुचर्या। इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे ब्रह्मांड में है, जो आपके लोक में है, जैसे हम संस्कृत में बोलते हैं यथा पिंडे तत्लोके, है ना, जो आपके लोक में है वही आपके शरीर में है। जैसे हमारे बाहर सीजन्स हो रहे हैं, स्प्रिंग सीजन आ रहा है, फ्लावरिंग हो रही है, नए पोलन्स आ रहे, पोलन्स आपने देखा होगा अभी जो मंथ आएगा इसमें पोलन ग्रेन्स वाली डिजीज़ बढ़ जाएंगी, जो आपका मार्च का मंथ होता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ऋतु के अकॉर्डिंग हो रही है। कभी ऑटम में आपकी जब ऑटम आता है, जो शेडिंग ऑफ लीव्स होती है, उसमें पित्त विकार बढ़ जाता है। जैसे आपने कहा कि जो बाहरी ऋतु जो है उसी के साथ हमारी आंतरिक ऋतु का कोई ना कोई संबंध होता है, तारतम्य होता है। जो बाहर घटित हो रहा है वो हमारे साथ भी घटित हो सकता है। जी, फिर मेरा डॉक्टर साहब सवाल ये है कि ये तो आपने अच्छा बेहतर से समझाने का प्रयास किया कि ऋतुचर्या क्यों इम्पोर्टेंट है, आयुर्वेद में क्यों महत्व दिया जाता है, और ऋतुचर्या के हिसाब से हमारा खान पान, आहार विहार हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो बाहर ऋतु में घटित हो रहा है हमारी प्रकृति में, आंतरिक प्रकृति में भी वही उसी तरह का वातावरण बन जाता है। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे मैं मान के चलूँ कि इन दिनों शिशिर ऋतु है, और फिर उसके बाद जो है कुछ समय बाद बसंत ऋतु आ जाएगी। तो एक तो शिशिर ऋतु में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खान पान में और इसमें, और उसके बाद बसंत ऋतु में भी, लेकिन उससे पहले जो ऋतु परिवर्तन काल है जिसको बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन काल में आयुर्वेद में काफ़ी कहा गया है, तो इन बिटवीन जो है कैसे सामंजस्य स्थापित करें और संभावित बीमारी से हम बच सकें। जी, जैसे आजकल हेमंत ऋतु का हेमंत आपकी शिशिर ऋतु है अभी चली हुई, तो शिशिर ऋतु में हम इसको लेते हैं आपकी, जैसे मिड जनवरी से मिड मार्च तक शिशिर ऋतु है। इसमें कफ का संचय होता है। हमारे 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, है ना। तो इनकी विषमता अगर हो गई तो तो आपके शरीर में व्याधि उत्पन्न होगी। अब इसमें हमें अगर ये पता होगा कौन सी ऋतु में कौन सा दोष है, तो हम उसके हिसाब से ही अपना आहार विहार करेंगे। तो जैसे आजकल आपकी शिशिर ऋतु है, तो शिशिर ऋतु में ये कहा जाता है
जाता है कि आप गुरु आहार द्रव्यों का सेवन कर सकते हैं। तो हमारे संहिताओं में भी ऐसे ही बताया है, क्योंकि जितनी ऋतुएं सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन जब जाती है, जैसे आजकल अदान काल हम बोल सकते हैं कि जो सूर्य की उत्तर दिशा में जो मूवमेंट है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। हाँ जी, तो उसमें हमारी ये शिशिर वसंत ग्रीष्म आती हैं, और जो विसर्ग काल है उसमें आपका मून का जो है चंद्रमा का ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए उसमें वर्षा शरद हेमंत जो आपकी सूर्य की अग्नि जो आपकी ये उसका कम हो जाता है, उसका जो हमारा अग्नि का बल है वो आजकल अच्छा है, धीरे धीरे वो ग्रीष्म तक थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा और आपका शिशिर ऋतु तक फिर बढ़ जाएगा। अग्नि की इंपॉर्टेंस है इसमें। तो इस ऋतु में ऐसा बताया गया है कि किस टाइप का आहार करना चाहिए। जैसे आपका जो अभी आपकी गुरु पदार्थ है इनका हम सेवन कर सकते हैं, जैसे शुगर केन है, आपकी जैगरी है, गुड़ का हम सेवन इसमें बताया है, दूध और दूध से बने पदार्थ। गुरु मतलब गरिष्ठ या बलिष्ठ, मतलब भारी चीजें भी खा सकते हैं, भारी चीजें भी खा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम हमारी अग्नि बहुत अच्छी होती है। हमारा जठराग्नि का कंसेप्ट बहुत अच्छा है। जठराग्नि हम बोलते हैं कि जो अगर अग्नि हमारी शांतो मृतो अग्नि, अगर हमारी अग्नि शांत होगी तो हम मर जाएंगे। तो इसलिए जठराग्नि जो आपकी डाइजेस्टिव फायर जो है वो इस ऋतु में बहुत अच्छी होती है। तभी हम इसमें आपके तिल का सेवन बताया है। आप जितनी भी आपकी जो भी आपके गुरु पदार्थ हैं इनका हम सेवन कर सकते हैं। हम धूप का सेवन करें, हम जैसे हम गर्मियाँ आती हैं तो हम कॉटन के कपड़े निकालते हैं, सर्दी आती उसी टाइप से हम अपना शरीर में भी जो है वो इसी टाइप के आहार विहार का हम सेवन करें। जी, तो कहने का तात्पर्य इस सीजन में जो ये शिशिर ऋतु है इसमें जैसे आपने कहा जठराग्नि जो है प्रबल होती है। तो यानी जो भारी चीज़ें हैं जितनी भी आप दूध हो गया, घी हो गया, दूसरी चीज़ें फल हो गया, ये चीज़ें तिल हो गया, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन इन दिनों कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें डाइजेस्ट भी हो जाएगी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इन दिनों जो है जठराग्नि प्रबल होती है। ये तो होगी डॉक्टर साहब इन दिनों की बात, लेकिन कुछ ही समय में 15-20 दिन बाद जो है वो दूसरी ऋतु आनी शुरू हो जाएगी मार्च में, वो है बसंत ऋतु। तो ये जो संधि काल है जिसको आप आयुर्वेद में कहते हैं, हाँ जी, ऋतु संधि काल, जो जिसमें अब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में परिवर्तन शिफ्ट होना है, उस समय आप आयुर्वेदिक विशेषज्ञ बोलते हैं कि उन दिनों प्रभाव ज़्यादा रहता है बीमार होने का। तो आने वाली ऋतु के लिए कैसे तैयार हम रहें और आने वाली ऋतु में संभावित बीमारियां क्या क्या हो सकती है और क्या एहतियात बरतने की आवश्यकता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, आने वाली ऋतु में अब वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होगा। अभी हमारे शरीर में हम भारी भारी खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कफ का संचय हो रहा है। अब उसके बाद हमारा कफ का प्रकोप होगा, है ना। तो कफ के प्रकोप में हमें बोला है कफ में मंदाग्नि हो जाती है। हमारे को थोड़ा सा हमारी जो अग्नि है वो उतनी प्रबल नहीं रहेगी जब मार्च वाला मंथ आएगा। तो उसके बाद का जो पीरियड है, मार्च अप्रैल, ये वाला जो पीरियड है, इसमें कफ जो है वो काफ़ी प्रकोपित हो जाता है। तो उसमें पंचकर्मा में हम वमन का भी हमें इसमें बताया कि कफ दोष को हम बाहर निकालते हैं। और इस ऋतु में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसा आहार लें, क्योंकि सूर्य की किरणें हमारा जो हेमंत या शिशिर में जो संचित कफ है उसको द्रवीभूत करेगी। तो वो कफ शरीर से वो पिघलना शुरू हो जाएगा। सूर्य अब बहुत साफ होने लगा है तो वो नेचुरली उसको द्रवीभूत करेगा और वो कफ हमारा, ये भी लॉजिकल है कि कफ क्यों हमारा प्रकोप हो रहा है उस ऋतु में। तो इस ऋतु में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि थोड़ा हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो कफ को ना बढ़ाए। अगर हम आहार में देखें तो देखिए, आप पुराना गेहूँ, पुराना चावल, इसको हम पुराने ज़माने में बोलते थे कि हमें ये ज़्यादा खाना चाहिए। अब हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि आजकल के टाइम के हिसाब से कि पुराना गेहूँ, तो उसको हम भून के भी खा सकते हैं, है ना। वो हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। मूंगी की दाल आपकी, ये सब चीज़ें जो हैं वो इस ऋतु में बहुत अच्छी मानी गई है ना। उड़द की दाल भारी होती है, थोड़ी गरिष्ठ उसको हम मानते हैं, तो उससे कफ का प्रकोप होता है, इसलिए इस सीज़न में उसका थोड़ा सा अगर हम निषेध करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। जो मैदे से बनी चीज़ें हैं, जो आपका जो भी गरिष्ठ चीज़ें हैं, बाहर की तली हुई चीज़ें, वो हम इस सीज़न में ना खाएं। और इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट है, हम इसमें कहते हैं इसमें आप अदरक का प्रयोग कीजिए, क्योंकि कफ के लिए अदरक रामबाण है। उसको चाहे आप काट के भी खा सकते हैं और सब्जी वगैरह में भी आप उसको ज़्यादा का काढ़ा भी बना सकते हैं, काढ़ा भी बना सकते हैं ना। और हम इसमें अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं, शुंठी का यूज़ कर सकते हैं, जो सौंठ होती है, अदरक का जो सूखा पाउडर है ना। और इस ऋतु में मैंने आपको बोला कफ के कारण भी थोड़ा पोलन वगैरह की वजह से खुजली, आप देखते हैं कि इस टाइम पे नीम की कोपले आती है, तो उन नीम के पत्तों को थोड़ा उबाल के अगर हम यूज़ करें 5-10 पत्तों को, तो उससे भी हमारा ब्लड थोड़ा प्यूरिफाई होगा। कफ के कारण जो दोष हैं वो हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे। ठीक है, तो नीम, हल्दी, इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं इस ऋतु में। तो कहने का तात्पर्य डॉक्टर साहब कि इन दिनों जो हम गरिष्ठ, बलिष्ठ और गुरु जो पदार्थ का सेवन कर रहे हैं वो आने वाली ऋतु में जो है वो कंटिन्यू नहीं करना पड़ता है। उन दिनों जो है वो थोड़ा सा जो है थोड़ी लाइट चीज़ें जिन्होंने आपने कहा वो। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ गए हैं। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्यों क्या क्या चीज़ें जो है वो दिनचर्या और ऋतुचर्या में, अपने दिनचर्या में शामिल करें।
दिनचर्या और ऋतुचर्या में दिनचर्या में तो हम वही सारे जो हमने अभी स्टेप्स पूरे डिस्कस किए कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना है, पादाभ्यंग करना है, शिरोभ्यंग करना है, मलोत्सर्ग करना है, तांबूल सेवन करना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो स्नान करना है, व्यायाम करना है ना। और ऋतुचर्या में अभी हमने डिस्कस किया सारा कि शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, इस हिसाब से दोषों के हिसाब से हमने अपना प्लान करना है कि ये कौन सी ऋतु है, उसके हिसाब से देखना है इसमें कौन सा दोष का प्रकोप हो रहा है, उस हिसाब से हमने अपना आहार विहार डिसाइड करना है। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने कहा कि एक तो आपने दिनचर्या के बारे में बताया कि दिनचर्या के जो क्रम है उनको फॉलो करें और ऋतुचर्या के जो है आने वाली ऋतु के हिसाब से फॉलो करें। आप स्टूडियो में आए डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इस आशय और विश्वास के साथ की जो भी जानकारी हमने आपको दी उससे आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अगले अंक में एक नया विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप अपना स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे अपने होस्ट और दोस्त डॉक्टर जगजीवन शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।